मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम पे दो जुड़वा भाई गेटा और काराकाला का राज चल रहा है, जिनकी सत्ता क्रूरता और लालच से सनी है और उनकी महत्वाकांक्षा रोम को भीतर से खोखला कर रही है। एक समय जो सार सभ्यता, शक्ति और शौर्य का प्रतीक हुआ करता था, अब षड्यंत्र, रक्तपात और अराजकता के दलदल में धंसता जा रहा था। रोम के इतिहास में यह वह दौर था जहां साजिशें सिंहासन से भी ऊंची थी और विश्वासघात तलवार से भी तेज। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के न्यूमीडिया राज्य में हैनो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी आरिसात के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। एक दिन उन्हें शहर के महल में से एक सायरन के साथ साथ आग और धुआं दिखाई देता है, जो रोमन सेना द्वारा उनके राज्य पर हमला करने का सिग्नल होता है। शहर से धुआं निकलता देखकर हैनो और आरिसात अपने शील्ड को पहन लेते हैं और बाकी सिटीजन्स के साथ मिलकर रोमन सैनिकों का सामना करने के लिए महल में इकट्ठा होते हैं। वहां पर उनका कमांडर जुगुर्था रोमनों को हराने के लिए अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है और सभी लोग जंग में जाने से पहले अपने देवता को भेंट चढ़ाते हैं। जंग में जाने से पहले हैनो और आरिसात अपने रिंग्स को बदलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। वे लोग जल्द ही सैनिकों की टीम में शामिल हो जाते हैं और हैनो उन सैनिकों को जंग जीतने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच भी देता है। दूसरी तरफ जनरल अकासियस को दिखाया जाता है, जो रोमन सैनिकों के जहाज को लीड कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद रोमन जहाज न्यूमीडिया शहर के पास पहुंच जाते हैं और न्यूमीडियन सैनिक उनके जहाज के ऊपर गोलाबारी शुरू कर देते हैं। इस हमले से रोमन जहाज को बहुत नुकसान होता है, लेकिन अकासियस अपने सैनिकों को बिना रुके ही आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। रोमन सैनिक भी अपने हथियार और धनुष से उनके ऊपर जवाबी हमला करने लगते हैं, जिससे दोनों तरफ आग फैलने लगती है और कुछ ही देर में कई सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद जैसे ही रोमन जहाज किले के पास पहुंचते हैं तो रोमन सैनिक जहाज में लगे टावर को ऊपर करके किले के अंदर घुस जाते हैं और न्यूमीडिया के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। अकासियस भी किले के अंदर आता है और अपनी तलवार से बिना रहम किए एक के बाद एक न्यूमीडियन सैनिक को मारने लगता है। हैनो भी ठीक उसी तरह से रोमन सैनिकों को मारता है। तभी रोमन सैनिक खुद को शील्ड से कवर करके किले के भीतर जाने की कोशिश करने लगते हैं। आरिसात अपने तलवारबाजों को कवर देने के लिए किले के ऊपर से तीर चलाती है, लेकिन तभी अकासियस उसे देख लेता है और अपने तीरंदाज को ऑर्डर देकर उसके ऊपर हमला करवा देता है। इस हमले से आरिसात के सीने में एक तीर लग जाता है और वो किले से नीचे समुद्र में गिरने लगती है। हैनो जब उसके शरीर को समुद्र में गिरते हुए देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है और इसी बीच एक रोमन सैनिक उसके सिर पर पीछे से मार देता है, जिससे हैनो भी बेहोश होकर किले से नीचे समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरने के बाद हैनो देखता है कि मिथिकल फेरीमैन आरिसात को परलोक में लेकर जा रहे हैं और वो उसका नाम चिल्लाते हुए उनके पीछे भागता है, लेकिन उसी समय हैनो का बॉडी पानी से बाहर दिखाई देता है और वो होश में आ जाता है। थोड़ी ही दूर पर उसे आरिसात का डेड बॉडी दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर उसके सीने से तीर को निकाल देता है। इसके बाद रोमन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जंग में न्यूमीडिया रोमन सैनिकों से हार चुकी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि न्यूमीडिया के लोग जंग में मारे गए अपने सैनिकों का शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां जनरल अकासियस उनके शहर पर रोम का दावा होने का ऐलान करता है और मरे हुए लोगों को जला देता है। न्यूमीडिया के सभी सिटीजन्स के साथ हैनो के बॉडी पर गर्म लोहे की रॉड से मोहर लगाया जाता है ताकि उन्हें गुलाम के रूप में मार्क किया जा सके। इसके बाद सभी गुलामों को जहाज द्वारा रोम भेजा जाता है, जहां रास्ते में हैनो जुगुर्था के शरीर पर लगे गहरे घाव को देखता है और उस पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करता है। जुगुर्था हैनो को बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं वहां पर उसका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल है। जुगुर्था हैनो को उस दिन के बारे में बताता है जब हैनो बचपन में एक रेगिस्तान में उससे भटकते हुए मिला था। हैनो जब ये सुनता है तो उसे उस दिन के बारे में याद आने लगता है। हैनो अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन रोमन जब उसके शहर पे हमला करते हैं तो उसकी माँ उसे रोमन से बचाने के लिए वहां से दूर भेज देती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल अकासियस अपने जहाजों के साथ रोम के बंदरगाह ऑस्ट्रिया पे पहुंचता है। उसके जहाजों पर न्यूमीडियन गुलाम कैद होते हैं, जिनकी कीमत अब रोम के बाजारों में तय होने वाली थी। अकासियस जब शहर में पहुंचता है तो वहां की जनता उसका भव्य स्वागत करती है। इसके बाद जुड़वा शहंशाह गेटा और काराकाला न्यूमीडिया पर कब्जा करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और इनाम के तौर पर उसे ताज पहनाते हैं। गेटा अकासियस को बताता है कि उसके सम्मान और आदर में कोलिसियम में गेम खेले जाएंगे, लेकिन अकासियस उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और उनसे कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए जंग से छुट्टी देने को कहता है। गेटा अकासियस की बात सुनकर थोड़ा नाराज होता है और उसे बताता है कि अभी उन्हें फारस और इंडिया पर हमला करके दोनों देशों पर कब्जा करना है, लेकिन अकासियस उन्हें बताता है कि अभी रोम को लड़ाइयों से ध्यान हटाकर प्रजा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ हैनो और अन्य गुलामों को रोम के बाहरी इलाके एंटियम में लाया जाता है, जहां मैक्रिनस नाम का एक स्टेबल मास्टर गुलामों को ग्लेडिएटर बनाने की ट्रेनिंग देता था। जुगुर्था, हैनो और अन्य गुलामों को प्रैक्टिस एरिया में जंगली बबूनों के एक ग्रुप से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां छिपे हुए सैनिक उन बबूनों को उकसाते हैं ताकि वो लोग और भी ज्यादा हिंसक हो जाएं।
थोड़ी देर में बबून गुलामों के ऊपर हमला कर देते हैं और अपने नुकीले दांतों से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जुगुर्था उन बबूनों से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनसे हार मानकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। हैनो उन बबूनों से जुगुर्था को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और जुगुर्था मारा जा चुका होता है। इसके बाद जैसे ही एक बबून हैनो के पीछे से उस पर हमला करता है तो हैनो अपनी जंजीर को उस बबून के मुंह में डालकर उसके पैर को अपने दांत से काटने लगता है और आखिर में जंजीर से उस बबून का गला घोंटकर मार देता है। मैक्रिनस ये सब देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और हैनो को खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद हैनो और उसके दोस्तों को मैक्रिनस के बाकी गुलामों के साथ बैरक में भेज दिया जाता है। रात में जब सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पहले से ही मौजूद गुलाम बबून जैसी आवाजें निकालकर हैनो का मजाक उड़ाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वहाँ लाए गए नए गुलामों को मैक्रिनस के पास लाया जाता है, जहाँ मैक्रिनस हैनो से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हैनो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हैनो के इस व्यवहार से मैक्रिनस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ग्लेडिएटर ट्रेनर वीगो को हैनो से लड़ने के लिए कहता है। पहले तो वीगो हैनो पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में हैनो अपने स्किल्स का यूज करके वीगो को हरा देता है। इसके बाद हैनो को प्राइवेट चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां कुछ देर बाद मैक्रिनस भी जाता है और हैनो को बताता है कि वह ग्लेडिएटर्स को उनके गुस्से के लिए चुनता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है। कुछ देर बाद हैनो उसे बताता है कि वो किसी भी तरह से जनरल अकासिस को मारना चाहता है, जिसे सुनकर मैक्रिनस उसे बताता है कि अगर तुम अकासिस को मारना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोम में होने वाले सभी खेलों में जीतना होगा। दूसरी तरफ जनरल अकासियस अपनी पत्नी लूसला से मिलने के लिए जाता है, जो रोम के पिछले सम्राट की बेटी होती है। वो लूसला से बताता है कि वो जुड़वा सम्राटों के अत्याचार से थक चुका है और अब वो उनके लिए कोई भी जंग नहीं लड़ने वाला है। वो लूसला से जुड़वा सम्राटों के खिलाफ विद्रोह करने और रोम को फिर से महान बनाने के प्लान के बारे में बताता है। कुछ दिन बाद मैक्रिनस हैनो को शहर में सीनेटर थ्रेक्स द्वारा आयोजित एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां हैनो और थ्रेक्स के एक गुलाम वीचेक को जुड़वा सम्राटों के सामने तलवार से लड़ने के लिए कहा जाता है। पहले तो हैनो वीचेक को मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने बचाव के लिए उस पर आसपास पड़ी चीजों से हमला करता है, लेकिन वीचेक उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अंत में ना चाहते हुए भी हैनो को उसे मारना पड़ता है और जब गेटा ये सब देखता है तो हैनो से बहुत ही इम्प्रेस होता है। वो हैनो से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। हैनो कोई सीधा जवाब ना देकर वर्जिल की एक पोएट्री को सुनाने लगता है, जिसे सुनकर जुड़वा सम्राट बहुत ही खुश होते हैं और हैनो को अरीना में लड़ते हुए देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मैक्रिनस हैनो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस पोएट्री को कहाँ से सीखा है। हैनो बताता है कि उसके शहर में एक रोमन कैदी था जिसकी निगरानी करना उसका काम था। वो बताता है कि रोमन कैदी टाइम पास करने के लिए उसे कहानियां सुनाया करता था, जिसे बाद में हमने मार कर खा लिया। ये सब सुनकर मैक्रिनस को उस पर यकीन नहीं होता है और वो हैनो को लड़ाई जीतने के लिए 2 सिक्के इनाम में देता है। वो हैनो को बताता है कि इन सिक्कों को बचाकर ग्लेडिएटर अपनी आज़ादी को खरीद सकते हैं। उसी रात अकासियस और लुसिला एक हिडन चैम्बर के अंदर जाते हैं, जहां वे लोग वहां मौजूद कुछ सीनेटरों के सामने रोम को फिर से महान बनाने के लिए अपना प्लान बताते हैं। अकासियस बताता है कि मेरे 5000 वफादार सैनिक ऑस्ट्रिया में इंतजार कर रहे हैं और जब खेल का आखिरी दिन होगा तो वो लोग रोम में दाखिल होंगे। अकासियस बताता है कि वे लोग शहंशाहों को प्रजा और सीनेट के खिलाफ किए गए संगीन अपराधों के लिए कोलोसियम में अरेस्ट करेंगे, और जब वहां मौजूद सीनेटर्स ये सुनते हैं तो वो लोग अकासियस को सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हैनो और अन्य गुलामों को कोलोसियम में ग्लेडिएटर खेलों के लिए रोम लाया जाता है। वे लोग वहाँ के आर्किटेक्चर और स्टेचू को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ की सड़कों पर गरीब लोग भी दिखाई देते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद उन्हें यह समझ आ जाता है कि यहाँ के शहंशाह अपनी प्रजा के ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्रिनस गुलामों पर लगाए गए अपने दाव को दुगना करने के इरादे से थ्रेक्स से मिलता है। थ्रेक्स उसकी बात सुनता है और बिना संकोच अपने दाव को दुगना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कोलोसियम को दिखाया जाता है, जहाँ जुड़वा सम्राट अकासियस और लुसिला को मेन सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। अकासियस वहां मौजूद लोगों के सामने अपने कुछ बातों को रखता है और उसके बाद गुलामों को एरेना में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। उन गुलामों से लड़ने के लिए ग्लेडिएटर चैंपियन ग्लीसियो एक गैंडे पर सवार होकर आता है। हैनो जब ये देखता है तो अपने ग्रुप के लोगों को गैंडे से हमले से बचने के लिए एक रणनीति बताता है। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जल्द ही एक गुलाम गैंडे के हमले से घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से वो गुलाम धीरे धीरे भागता है, लेकिन ग्लीसियो कुछ पोल्स से उसके पैर पे हमला कर देता है और गैंडा उसे अपने सींग से मार देता है। इसके बाद हैनो एरेना की मिट्टी को मसल कर उठाता है और सूंघने लगता है। लुसिला जब ये सब देखती है तो उसे रोम के पिछले सम्राट मैक्सिमस की याद आ जाती है। हैनो गैंडे का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने मिट्टी को हवा में उड़ा देता है। जैसे ही गैंडा हैनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसके सामने से हट जाता है और गैंडा दीवार से टकरा जाता है। दीवार से टकराने से गैंडे की सींग टूट जाती है और ग्लीसियो गैंडे से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद भी ग्लीसियो हैनो से लड़ने लगता है।
जब ये दोनों लड़ते हैं तो गेटा पार्टी में हैनो द्वारा कही गई पोएट्री को दोहराने लगता है। ये पोएट्री लुसिलिया को सुनाई देती है और वो उसे एक क्लू के रूप में समझ जाती है। हैनो और ग्लिसियो एरेना में मौजूद किसी भी हथियार का यूज करके लड़ते रहते हैं और ग्लिसियो जब हैनो को मारने में कामयाब हो जाता है तो कैराकेला उसे हैनो को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी लुसिलिया जुड़वा सम्राटों से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। हैनो को छोड़ने के लिए गेटा अपने हाथ के अंगूठे को ऊपर की तरफ करता है, लेकिन हैनो रोमनो के दिए हुए जीवन दान को ठुकरा देता है और ग्लिसियो से लड़ने लगता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद हैनो ग्लिसियो को तलवार से घायल कर देता है, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ उसे जान से मारने के लिए चिल्लाने लगती है। इस बार गेटा अपने हाथ के अंगूठे को नीचे की तरफ कर देता है और हैनो अपनी तलवार से ग्लिसियो के सिर को धड़ से अलग कर देता है। लड़ाई समाप्त होने के बाद लुसिलिया वापस अपने महल में जाती है और गेटा द्वारा कहे गए पोएट्री को जब वो पूरी तरह से समझती है तो उसे यकीन हो जाता है कि हैनो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा लूसियस है, जो मैक्सिमस के द्वारा पैदा हुआ था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लूसियस एक छोटा बच्चा था। वो रोम के सिंहासन का एकमात्र वारिस और सत्ता के लालच में डूबे कुछ लोगों के निशाने पे था जो उसे मारना चाहते थे। लुसिलिया ने उसे उन लोगों से बचाने के लिए वहां से दूर भेज दिया था ताकि वो सेफ रह सके और फ्यूचर में अपना हक हासिल कर सके। लुसिलिया को जब पता चलता है कि उसका बेटा वापस आ चुका तो वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ हैनो को वापस ग्लैडिएटर के कैद खाने में भेज दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात रवि नाम के एक डॉक्टर से होती है। रवि उसके घाव पे मरहम पट्टी करता है और उसे बताता है कि वो भी कभी एक ग्लैडिएटर हुआ करता था, लेकिन अब उसने लड़ना छोड़ दिया है। उधर लुसिलिया अपने बेटे के बारे में और अधिक जानने के लिए मैक्नेस को खाने पर इनवाइट करती है और उससे गुलामों के बारे में पूछने लगती है। गुलामों के बारे में पूछने पर मैक्नेस को लुसिलिया के ऊपर शक होने लगता है और वो ये समझ जाता है कि लुसिलिया उससे कुछ छिपा रही है। इसके बाद मैक्नेस एक बुजुर्ग सीनेटर के पास जाता है और उससे पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि लुसिलिया का एक बेटा था जो अचानक से गायब हो गया था। बूढ़ा सीनेटर उसे यह भी बताता है कि लोगों का मानना है कि उसका बेटा वास्तव में लुसिलिया के यक्स हस्बैंड लूसियस बेरस का नहीं है, क्योंकि लुसिलिया का संबंध कई मर्दों के साथ था। इसके बाद शाम को लुसिलिया एक हिडन टनल के माध्यम से महल के बाहर जाकर अपने एक सीनेटर फ्रेंड ग्रेकस से मिलती है, जो लुसिलिया को लेकर हैनो के सेल में जाता है। लुसिलिया हैनो को उसके असली नाम लूसियस कहकर उसको बुलाती है, लेकिन हैनो उसे बताता है कि लूसियस मर चुका है और अब उसका नाम केवल हैनो है, क्योंकि लुसिलिया ने उसे घर से दूर भेजा था और अकासियस की वजह से उसकी पत्नी अरिसात की मौत हुई थी। इसलिए हैनो उससे गुस्से में आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। लुसिलिया उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैनो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इसके बाद लुसिलिया वापस महल में आती है और अकासियस को बताती है कि उसका बेटा लूसियस अभी जिंदा है। वो अकासियस से लूसियस की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उनकी इस बातचीत को एक दासी सुन लेती है। अगली सुबह हैनो और अन्य गुलामों को जहाज की चप्पू को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जहां बीगो अभी भी हैनो के ऊपर गुस्सा होता है। वो हैनो को छोड़कर बाकी सभी गुलामों को वहां से हटा देता है ताकि हैनो को अकेले ही चप्पू चलाना पड़े। हैनो सुबह से लेकर शाम तक अकेले ही चप्पू को चलाता है, जिससे वो बहुत ही थक जाता है और उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। कुछ देर के बाद उसके पास रवि आता है और उसके हाथ के छालों पर दवा लगाने लगता है। रवि हैनो के साथ अपनी कहानी साझा करता है और बताता है कि वो एक आज़ाद आदमी है। रवि बताता है कि वो इंडिया के बनारस का रहने वाला है और वो अगर चाहता तो पहले ही अपने देश लौट सकता था, लेकिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उन्होंने यहाँ रोम में एक नया जीवन शुरू किया। इसके बाद अगली ग्लैडिएटर लड़ाई जहाजों पे होनी थी, जहाँ पूरा एरेना में पानी भरा हुआ था और उसमें शार्क मछलियाँ तैर रही थी। थोड़ी ही देर में हैनो और उसकी विरोधी टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई गुलाम घायल होकर पानी में गिरता है तो तुरंत ही शार्क उसे अपना खाना बना लेती हैं। हैनो अपनी टीम को जहाज चलाते रहने के लिए कहता है और जब वो दूसरी जहाज के काफी करीब पहुंचते हैं तो वो अपने पतवार को अंदर करके उनके पतवार को तोड़ देते हैं। इनके बीच में लगातार तीर चलते रहते हैं, लेकिन इससे हैनो की टीम रुकती नहीं है और वो लोग जहाज को आगे बढ़ाते रहते हैं। थोड़ी देर में हैनो का जहाज दूसरी जहाज से टकरा जाता है, जिससे बीच से ही टूट जाता है। इसके बाद हैनो की टीम दुश्मन के जहाज पर चढ़ जाते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। हैनो का जहाज दूसरे जहाज को तोड़ता हुआ शहंशाहों के मेन गेट के करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद हैनो एक क्रॉसबो से अकासियस को मारने के लिए तीर को चलाने वाला होता है। तभी अचानक एक फाइटर हैनो को धक्का दे देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और वो तीर जुड़वा सम्राटों के बीच में जाकर लग जाता है। जुड़वा सम्राटों को लगता है कि कोई उन्हें मारने के लिए उन पर तीर चलाया है, लेकिन असल में वो तीर अकासियस के लिए होता है। हैनो की जीतने से वहां मौजूद भीड़ उससे बहुत इम्प्रेस होती है और उसके नाम के जयकारे लगाने लगती है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सभी गुलाम अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो बीगो सभी लोगों से सम्राट के ऊपर तीर चलाने वाले का नाम पूछता है। वहां मौजूद सभी गुलाम सम्राट के ऊपर तीर चलाने की जिम्मेदारी को एक एक करके कबूल करने लगते हैं, जिसके बाद बीगो हैनो के पास जाता है और उसे सम्राट को मारने का कारण पूछता है।
हैनो उसे बताता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सम्राट बच गए हैं, क्योंकि वो तीर उनके लिए था ही नहीं। इसी बीच लुसला की दासी थ्रेक्स के पास जाती है और उससे अकासियस और लुसला के बीच हुई बातचीत को बता देती है। इसके बाद मैक्रिनस थ्रेक्स के घर पर खेल में दाव पर लगाए गए पैसे को लेने आता है और बताता है कि अब से थ्रेक्स का घर उसका है। थ्रेक्स ये सुनकर बहुत दुखी होता है और मैक्रिनस को पैसे के बदले अकासियस और लुसला की बातचीत को बता देता है। वो बताता है कि कुछ लोग जुड़वा सम्राटों को गद्दी से हटाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन तक इस प्लान को टाल दिया गया है क्योंकि एक ग्लेडिएटर को आज एरिना से छुड़ाया जाने वाला है। ठीक उसी रात महल के सैनिक लुसला को उसके घर से उठा लेते हैं और दूसरी तरफ ग्लेडिएटर के कैदखाने में अकासियस और उसके आदमी हैनो को छुड़ाने के लिए चुपके से घुस जाते हैं। हालांकि सम्राट के सैनिक पहले से ही वहां पर उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही अकासियस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है, सभी सैनिक उनके ऊपर तीर से हमला कर देते हैं। इस हमले में अकासियस को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं और अकासियस को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद अकासियस और लुसला को जुड़वा सम्राटों के सामने पेश किया जाता है, जहां गेटा उन्हें सम्राट से गद्दारी करने के लिए बहुत डांटता है। गेटा की बातों को सुनने के बाद अकासियस हंसने लगता है और ये देखकर कैराकेला को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अकासियस को मारने के लिए तलवार को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन गेटा उसे ऐसा करने से रोक देता है और बताता है कि इसकी मौत पूरे साम्राज्य की जनता के सामने होगी। इसके बाद अकासियस और लुसला को कैद खाने में भेज दिया जाता है और उनके जाने के बाद मैक्रिनस गेटा के पास जाता है, जहां गेटा उसे बताता है कि अकासियस को मारने के लिए उसे जनता के सामने क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैक्रिनस उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए बताता है कि क्रूस पर तो चोरों को चढ़ाया जाता है, लेकिन अकासियस ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे क्रूस पर चढ़ाना बहुत ही छोटी सजा होगी। मैक्रिनस बताता है कि अकासियस रोम का सबसे पसंदीदा सूरवीर है, इसलिए अगर आपको रोम की जनता का भरोसा जीतना है तो उसे कोलोसियम में लड़ने के लिए भेजना होगा। दूसरी ओर जब हैनो रवि से अपने घावों का इलाज करवा रहा होता है, तभी उसकी नजर पास की एक दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर ग्लेडिएटर योद्धाओं के नाम लिखे होते हैं। इन नामों के बीच एक योद्धा का नाम मिटा हुआ दिखाई देता है। हैनो जब रवि से इस मिटे हुए नाम के बारे में पूछता है तो रवि उसे बताता है कि यह नाम मैक्सिमस नाम के एक महान योद्धा का है जो कभी इस एरेना का गौरव हुआ करता था। इसके बाद रवि हैनो को मैक्सिमस की कब्र पर ले जाता है, जहां मैक्सिमस की शील्ड और तलवारें आज भी सेफ रखी हुई थी। हैनो जब मैक्सिमस यानी कि अपने पिता की शील्ड को देखता है तो उसे अपने बचपन की एक झलक दिखाई देती है, जब उसके पिता मैक्सिमस उसे अपने शील्ड पे बने सिंबल के बारे में बता रहे थे। यह सब जानकर हैनो के मन में मैक्सिमस के लिए और भी गहरी क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। इसके बाद कोलोसियम में अगली लड़ाई से पहले सम्राट की सीट के चारों ओर कड़ी सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं और लुसला को बेड़ियों में बांध दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एरिना में सजा के तौर पर अकासियस को लड़ने के लिए भेजा जाता है, जिसे सबसे पहले प्रोटोरियन गार्ड्स के सैनिकों से सामना करना पड़ता है। इतने सारे सैनिकों का अकेले सामना करना आसान नहीं होता है, जिससे अकासियस कई बार घायल भी हो जाता है। चूंकि अकासियस बहुत ही बहादुर योद्धा होता है, इसलिए वो थोड़ी ही देर में सभी सैनिकों को अपनी तलवार से मारने में सफल हो जाता है। इसके बाद अकासियस से लड़ने के लिए हैनो को भेजा जाता है, जो एरिना में पहुंचते ही अकासियस पे टूट पड़ता है। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है और अंत में जब अकासियस थक जाता है तो वो हैनो से बताता है कि उसकी असली पहचान को जानता है। अकासियस अपने तलवार को नीचे डालकर अपनी हार मान लेता है, जिसे देखकर गेटा तुरंत अपने हाथ का अंगूठा नीचे कर देता है, जो अकासियस को जान से मारने का संकेत होता है। हैनो अकासियस को मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है, लेकिन अकासियस उसे समझाता है कि वो उसकी मां लुसला से प्यार करता है और वो उसके पिता मैक्सिमस के लिए अपनी जान भी दे सकता था। हैनो जब ये सुनता है तो अचानक से रुक जाता है और अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। गेटा जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने तीरंदाजों से अकासियस को मरवा देता है। अकासियस के मरने से हैनो बहुत दुखी हो जाता है और कोलिसियम में मौजूद भीड़ से पूछता है कि क्या रोम अपने वीरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि अगर इसके साथ ऐसा होता है तो फिर तुम लोगों का इससे भी बुरा हाल होगा। हैनो की बात सुनने के बाद भीड़ बहुत गुस्से में आ जाती है और जुड़वा सम्राटों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद शाम को मैक्रिनस हैनो से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है और उससे अकासियस को न मारने का कारण पूछता है। हैनो उसे समझाता है कि अभी भी एक बेहतर रोम का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन मैक्रिनस उसे बताता है कि ये रोम को बेहतर बनाने का सपना असंभव है, क्योंकि तुम केवल एक जरिया हो, बाकी कुछ नहीं। दूसरी तरफ रोम के नागरिक जुड़वा सम्राटों के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं और जगह जगह आगजनी करने लगते हैं। सैनिक प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उनसे लड़ने लगती है और अपनी संख्या से उन पर हावी हो जाती है। उधर शाही कमरे में गेटा और कैराकेला अपनी प्रजा के विद्रोह को देखकर आपस में बहस करने लगते हैं और कैराकेला इस सब का जिम्मेदार गेटा को ठहराने लगता है। गेटा जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई कैराकेला के मुंह पे पानी फेंक देता है। इसके बाद कैराकेला कमरे से बाहर निकल जाता है और मैक्रिनस उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है।
मैक्रिनस उसे बताता है कि आज जो कुछ भी रोम की सड़कों पर हो रहा है उस सब का जिम्मेदार गेटा सीनेट के सामने तुम्हें दोषी बना रहा है, इसलिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए अपने भाई गेटा से सामना करना होगा। अंत में कैराकेला बहुत सोचने के बाद एक चाकू लेकर गेटा के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। गेटा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। कैराकेला जब ये सुनता है तो थोड़ा रुक जाता है, लेकिन तभी वहां पर मैक्रिनस आ जाता है और कैराकेला के चाकू से गेटा की गर्दन को काट देता है। अगली सुबह लूसला हैनो से मिलने के लिए उसके सेल में जाती है और उसे एक अंगूठी देकर बताती है कि ये अंगूठी उसके पिता की थी, जिसे उन्होंने तुम्हारे पिता मैक्सिमस को दी क्योंकि वो उस पर भरोसा करते थे। वो बताती है कि मैक्सिमस के बाद मैंने इस अंगूठी को अकासियस को उसके हौसले के लिए दी थी। हैनो अंगूठी को ले लेता है और लूसला से अकासियस को न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। लूसला उसे बताती है कि अकासियस रोम का सच्चा सिपाही था और वो रोम के शहंशाहों पर हमला करने के लिए ऑस्ट्रिया में एक सेना तैयार कर रहा था। लूसला की बातें सुनने के बाद हैनो उसे माफ कर देता है और गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ कैराकेला सीनेट के सामने खुद को शहंशाह घोषित कर देता है और अपने पालतू बंदर डोंडस को अपना पहला काउंसिल और मैक्रिनस को दूसरा काउंसिल बना देता है। कैराकेला के वहां से जाने के बाद मैक्रिनस एक झोले से गेटा के कटे हुए सिर को बाहर निकालता है और सभी को दिखाकर बताता है कि उसे अपनी सरकार की रक्षा के लिए अधिक पावर की जरूरत है। मैक्रिनस वहां मौजूद सभी सीनेटर्स से खुद को प्रोटेरियन गार्ड्स का लीडर बनने के लिए वोट करवाता है और उसके बाद लूसला से मिलने के लिए जाता है। वो लूसला को बताता है कि कभी वो उसके पिता का गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब वो स्वयं ही रोम का सम्राट बनकर शाही वंश को जड़ से समाप्त करने वाला है। दूसरी तरफ हैनो रवि को अपनी माँ द्वारा दिए गए अंगूठी को देता है और उसे ऑस्ट्रिया में अकासियस की सेना के पास पहुंचाने के लिए कहता है। रवि जब वहां से जाने लगता है तो हैनो उससे उन सभी चाबियों को मांग लेता है जिससे सभी गुलामी को सिर को खोला जाता था। अगले दिन रवि ऑस्ट्रिया जाने के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर अंगूठी को सेना के कमांडर को दे देता है। कमांडर जब अंगूठी को देखता है तो रवि से उसे भेजने वाले के बारे में पूछता है, जिस पर रवि उसे बताता है कि इस अंगूठी को रोम के प्रिंस लूसियस ने भेजा है। जैसे ही कमांडर लूसियस का नाम सुनता है तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सैनिकों के साथ रोम की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैद खाने में बीगो हैनो के पास जाता है और उसे बताता है कि आज तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। वो हैनो को एक लकड़ी वाली आजादी की तलवार दिखाता है और बताता है कि आज तुम्हें अपनी माँ को बचाकर पहले इस तलवार को हासिल करना होगा। अचानक हैनो अपने सेल के दरवाजे को खोल देता है और बीगो को नीचे गिराकर उस लकड़ी की तलवार से मार देता है। कैद खाने में बंद अन्य गुलाम भी अपने सेल से बाहर निकलने लगते हैं और वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। इसके बाद हैनो अपने पिता मैक्सिमस की कब्र पे जाता है और उनकी तलवार और शील्ड को ले लेता है। उसके पास अभी भी वो तीर होता है जिससे आरिसात की मौत हुई थी। हैनो उस तीर को एक जगह पर रख देता है और उसे उसका इंतजार करने को कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हैनो गुलामों के पास जाकर उन्हें उनकी आज़ादी के लिए लड़ने का एक जोशीला भाषण देता है। उसकी बातों से इंस्पायर होकर सभी गुलाम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हैनो एरना के अंदर जाता है जहां उसकी मां लूसला को सजा देने के लिए सीनेटरों से घिरे एक खंभे में बांधा गया था। वहां मौजूद भीड़ हैनो के नाम से जयकारे लगा रही होती है। तभी शाही सैनिक भी एरना के अंदर आने लगते हैं और भीड़ जब ये देखती है तो उनका विरोध करने लगती है। इससे पहले कि शाही सैनिक हैनो के ऊपर हमला कर पाते हैं कि उससे पहले ही गुलाम हैनो की मदद करने के लिए एरना में पहुंच जाते हैं और सैनिकों से लड़ने लगते हैं। एरना में हो रही लड़ाई को देखकर कैराकेला बहुत खुश होता है, जबकि मैक्रिनस बहुत निराश दिखाई देता है और एक कमांडो को घुड़सवार सैनिक को वहां बुलाने के लिए कहता है। हालांकि वहां पर घुड़सवार सैनिकों को नहीं बुलाया जा सकता था क्योंकि ऑस्ट्रिया से अकासियस की सेना तेजी से रोम की तरफ बढ़ रही थी और रोम के घुड़सवार सैनिक उन्हें मेन गेट पर रोकने के लिए तैनात थे। इन सब के बावजूद भी कुछ घुड़सवार सैनिक एरना के अंदर बुलाए जाते हैं जो बिना किसी दया के सीनेटरों और गुलामों को मारना शुरू कर देते हैं। वहां मौजूद भीड़ जब ये सब देखती है तो भागने लगती है और उसी भगदड़ में एक गार्ड तीर चला देता है जिससे एक सिविलियन की मौत हो जाती है। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ शाही सैनिकों पर टूट पड़ती है, लेकिन ऐसा करने से कई सिविलियंस की मौत भी हो जाती है। मैक्रिनस इस भगदड़ का फायदा उठाकर कैराकेला को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एरना में काफी सैनिक मारे जा चुके होते हैं और हैनो अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पास जाता है। ठीक उसी समय मैक्रिनस एक तीर चलाता है जो लूसला के सीने में जाकर लग जाता है और वो मारी जाती है। इसके बाद मैक्रिनस रोमन सेना के पास जाने के लिए एक घोड़े पर सवार होकर भागने लगता है और हैनो भी उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद मैक्रिनस रोम शहर के मेन गेट पे पहुंचता है जहां अकासियस और रोम की सेना आमने सामने होती है। हैनो भी वहां पहुंच जाता है और सभी को बताता है कि वो रोम के सिंहासन का असली हकदार लूसियस है। हैनो मैक्रिनस को घोड़े से नीचे गिराने के लिए उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान हैनो की तलवार टूट जाती है और मैक्रिनस उसे एक नदी में ढकेल देता है। मैक्रिनस हैनो को मारने के लिए पानी में अपनी तलवार घोंपने लगता है, लेकिन हैनो की शील्ड उसे तलवार के वार से बचा लेती है।
इसके बाद हैनो अपनी माँ की बातों को याद करता है और पानी से बाहर आकर मैकेनिस के हाथ को काट देता है। वो मैकेनिस के पेट पर तलवार से हमला करके उसे मार देता है और नदी से बाहर आता है। इसके बाद हैनो वहां मौजूद दोनों तरफ की सेनाओं को अपने नाना के सपने के बारे में बताता है और उन्हें समझाता है कि वे अब बेवजह लड़ाई नहीं करेंगे। हैनो की बात सुनकर वे सभी अपनी तलवारें रख देते हैं और हैनो के नाम के नारे लगाने लगते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि रात में हैनो अकेले ही कोलोसियम के एरेना में जाता है जहां उसकी माँ और पिता को मार दिया गया था। वो अपनी माँ के खून को छूता है और जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर अपने पिता को याद करता है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।